Hello everyone, welcome to Engineers Career Group Chandigarh, a premier institute for GATE, ESC, SSC, JEE and State AEG preparation. This is your faculty Sushant Kumar Singh, a civil engineering faculty for all the competitive exams. तो बच्चों आज हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं जो आपका अपकमिंग एग्जाम है एसएससी जेई का और जो अलग अलग एई जेई के एग्जाम होते हैं उसके बारे में आज मैं आपको यहाँ पे सारी जानकारी दूंगा और मैं आपको ये बताऊंगा क्यों इंजीनियर्स करियर ग्रुप आपके लिए वन ऑफ द बेस्ट प्लेसेस है जहां पे आप एसएससी जेई स्टेट एई जेई का प्रिपरेशन कर सकते हो और अपने लिए एक अच्छा बेहतरीन रैंक ला सकते हो। तो बेसिकली मैं आपसे यहाँ पे दोनों चीज की बात करूंगा कि जो अभी आपका अपकमिंग एसएससी जेई एग्जाम है उसके लिए अब रिसेंट के डेज में जितने भी दिन बचे हैं उसमें आपकी स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए और दूसरी चीज है जो अपकमिंग एग्जाम्स है उसके लिए ईसीजी आप लोगों की किस तरीके से मदद कर सकता है, क्या क्या कोर्स हम आपको यहाँ पे ऑफर कर रहे हैं, वो सारी चीजों की हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे बात करेंगे। ठीक है, तो मैं आपको सारी की सारी जानकारी दूंगा। आप लोग इस वीडियो के साथ बने रहिए, इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, आपको सारे अपडेट यूट्यूब में मिलेंगे और आपको बेस्ट कंटेंट भी यहाँ पे आपको प्रोवाइड किया जाएगा। तो जैसा कि आप देख सकते हो ईसीजी की बेसिकली जो स्पेशलिटी है आपकी ईएससी हो गई, गेट हो गई, एसएससी जेई हो गई और एई जेई हो गई। तो इन सारे के सारे अलग अलग जो आपके कोर्सेस है उसमें आपको ईसीजी में अलग अलग बैचेस प्रोवाइड किए जाएंगे और बेस्ट फैकल्टीज के साथ आपको यहाँ पे एक बेस्ट फैकल्टी का टीम मिलेगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि कोर्सेस आपको क्या क्या देखने को मिलेंगे। तो सबसे पहले आपका होता है एक रेगुलर कोर्स, आपका सबसे पहला कोर्स हो जाएगा आपका रेगुलर कोर्स जहां पे आपको डेली 4 to 5 आवर के क्लासेस मिलेंगे। मंडे टू फ्राइडे आपके क्लासेस चलेंगे जहां पे आपका बैच का पीरियड होगा 6 to 8 मंथ। तो जैसा कि आप जानते हो कि सिविल इंजीनियरिंग का पूरा सिलेबस और बाकी सारे नॉन टेक का सिलेबस कंप्लीट करने के लिए आपको टोटल कितना समय चाहिए, 6 से लेके 8 मंथ्स के बीच में चाहिए। तो ये बैचेस बेसिकली ड्रॉपर स्टूडेंट्स के लिए भी हो सकता है। एक होता है हमारा ऑनलाइन कोर्स। ऑनलाइन कोर्स की अगर मैं बात करूं तो 4 to 5 आवर के आपके क्लासेस होंगे, मंडे टू सैटरडे आपके क्लासेस चलेंगे, 5 to 7 मंथ का आपका कोर्स होगा और आपके इसमें बेसिकली आपको लाइव क्लास दिया जाएगा और वो लाइव के साथ साथ आप वहां पे उसको रिकॉर्डिंग के फॉर्म में भी देख सकते हो। नेक्स्ट अगर मैं आपसे बात करूं वीकेंड कोर्स की, अब वो बच्चे जो बेसिकली कॉलेज गोइंग है, जो वीक डेज पे नहीं अटेंड कर सकते हैं या चंडीगढ़ के आसपास रहते हैं, जो वीक डेज में जिनके लिए आना डिफिकल्ट होता है, उनके लिए हम लेके आए हैं वीकेंड क्लासेस। तो वीकेंड क्लासेस में बेसिकली थोड़ा क्लासेस का ड्यूरेशन आपका बढ़ जाता है क्योंकि हमें सिलेबस अगर कंप्लीट करना है तो थोड़ा सा एक्स्ट्रा ड्यूरेशन तो हमें चाहिए। इसमें आपके क्लासेस चलेंगे सैटरडे संडे, 8 to 10 मंथ का आपका टाइम होगा और बेसिकली ये किसके लिए, कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स के लिए। अब इसमें बेसिकली बहुत बार ऐसा होता है जो आपके ऐसे भी लोग होते हैं जिनका सैटरडे संडे ऑफ होता है, जॉब कर रहे होते हैं, उन्हें भी तैयारी करने की जरूरत पड़ती है। तो वो लोग ऑनलाइन कोर्स में एनरोल कर सकते हैं या आप लोग वीकेंड कोर्स में भी एनरोल कर सकते हो क्योंकि इसमें फायदा ये होगा कि आप अपना जॉब भी कर सकते हो, अपनी अर्निंग भी कर सकते हो और साथ में आप यहाँ पे क्लासेस भी कर सकते हो। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं रिकॉर्डेड कोर्स की, तो रिकॉर्डेड कोर्स का आपका फायदा यह है अनलिमिटेड आपको एक्सेस मिलेगा, 24/7 आप जब भी एक्सेस करना चाहो, ऑल 7 डेज, ऐसा कहीं भी आपको कभी भी ऐप में कोई भी लैग नहीं देखने को मिलेगा। जब भी आपका एक्सेस करने का दिल होगा आप एक्सेस कर सकते हो। उसके बाद वीडियोस ऑन डिमांड मिलेंगे आपको और डाउट विद फैकल्टी, उसके बाद आपको फैकल्टी के साथ डाउट भी आप डिस्कस कर सकते हो। टेलीग्राम ग्रुप्स अवेलेबल हैं, आपके अलग अलग व्हाट्सएप ग्रुप अवेलेबल है जहां पे आप अपने डाउट्स लिख के भेज सकते हो, एक वॉइस नोट के फॉर्म में भेज सकते हो कि सर हमें ये पॉइंट्स में डाउट है, इनको हम कैसे सॉल्व करें। ये सारी चीजें आपको इस कोर्सेस में पूरी देखने को मिलेगी और मैं आपको इतना जरूर बोल सकता हूं ये वन ऑफ द बेस्ट कोर्सेस है आपके लिए जहां पे आपको बेस्ट लेवल के फैकल्टीज मिलेंगे, बेस्ट लेवल का कंटेंट मिलेगा, आपको मटेरियल मिलेगा और एक प्रिपरेशन के लिए जो सबसे बेस्ट एक जो स्टूडेंट को चाहिए होता है गाइडेंस प्लस कंटेंट, वो सारी चीजें आपको यहां पे देखने को मिलेगी। ठीक है, चलते हैं आगे। नेक्स्ट देखते हैं, आप यहां पे देख सकते हो ये सारे हमारे रिजल्ट्स हैं जहां पे आपको ईएससी के टॉप सिलेक्शन दिख जाएंगे, पीएसयू दिख जाएगा, गेट दिख जाएगा। अगर मैं आ गया हूं तो ये आपका एचडी जो होता है, उसके बाद एईस जो होता है असिस्टेंट इंजीनियर, जो अलग अलग स्टेट्स में होते हैं, जैसे पंजाब हो गया, हिमाचल हो गया, आपका हरियाणा हो गया, अलग अलग जम्मू कश्मीर हो गया। हर स्टेट्स में आप देखोगे तो कहीं ना कहीं ईसीजी के आपको स्टूडेंट देखने को मिल जाएंगे जिन्होंने सिलेक्शन लिया है अपनी मेहनत से और ईसीजी के गाइडेंस के अंदर। तो आपको अलग अलग यहाँ पे बहुत सारे बच्चों के रिजल्ट्स भी आपको देखने को मिल जाएंगे। नेक्स्ट अगर हम चले तो ये जेईस के सिलेक्शन है जो अलग अलग, जैसे बहुत सारे जेई, जैसे हिमाचल में जेईस के एग्जाम होते हैं, आपके पंजाब में होता है, जैसे अभी PSSB भी हुआ है, एसएससी जेई का एग्जाम है आपका, बेसिकली अगले साल का भी जो एसएससी जेई का एग्जाम आएगा तो वहां के भी आप देख सकते हो। जेई में भी बहुत सारे आपको यहाँ पे नंबर ऑफ सिलेक्शन देखने को मिल जाएंगे। और एक और फायदा पता है क्या है कि आप जब भी
ईसीजी में आओगे, हमेशा आपको जो आपके सीनियर्स हैं, जो यहाँ से पढ़ के गए हैं, जिनका सिलेक्शन हुआ है, उनसे इंटरैक्शन करने का भी आपको मौका मिलेगा, क्योंकि वो बच्चे भी यहाँ पे आते हैं, स्टूडेंट्स के साथ इंटरैक्शन करते हैं, स्टूडेंट्स को गाइड करते हैं कि उन्होंने अपने प्रिपरेशन के टाइम पे किन किन चीज़ों को फॉलो किया था। वो सारी चीज़ों की भी आपको यहाँ पे गाइडेंस देखने को मिलेगी। आगे चलते हैं। अब इस वीडियो में मेन हम लोग बात करेंगे कि एसएससी जेई के लिए अभी जो आपका एग्जाम आने वाला है, उसके लिए किन किन टॉपिक्स को आपको इंपॉर्टेंट रखना है। क्यों? क्योंकि अभी जो भी जेई के एग्जाम होंगे, रिसेंट में बहुत सारे जेई के एग्जाम है, सिविल इंजीनियरिंग एस्पिरेंट्स के लिए मैं जिन सब्जेक्ट्स को डील करता हूं, उन सब्जेक्ट्स के लिए कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैं आपको बताता हूं, जो तो आपको पढ़ के जाना ही है। जैसे अगर मैं अपने सब्जेक्ट की बात करूं तो सबसे पहला सब्जेक्ट मैं ले लेता हूं सॉइल मैकेनिक्स। ठीक है, वन ऑफ द हाईएस्ट वेटेज सब्जेक्ट जो आपको देखने को मिलेगा। अब इन सॉइल मैकेनिक्स में बहुत सारी चीजें हैं, इसके साथ मैं एक और चीज ले लेता हूं, फाउंडेशन इंजीनियरिंग। तो सॉइल मैकेनिक्स तो है ही, साथ में आपके पास क्या है, फाउंडेशन इंजीनियरिंग। अब ये सब्जेक्ट अपने आप में सिविल का सबसे बड़ा सब्जेक्ट है। अक्सर बच्चे मुझसे पूछते हैं सर इसको कैसे पढ़े। मैं सिंपल सा तरीका एक ही बोलता हूं, इसमें बहुत सारी ऐसी चीजें हैं ना कि आप पढ़ के चले जाओगे, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। क्योंकि एग्जामिनर नहीं चाहता है कि आप पूरा सॉइल पढ़ के जाओ। बहुत बार बच्चे अक्सर गलती करते हैं, पूरा सॉइल पढ़ रहे हैं, क्योंकि बहुत सारी चीजें ऐसी है ना जो आपको आज तक कभी एग्जाम में देखने को नहीं मिली। तो देखो, आपको पढ़ना क्या है। सबसे पहली चीज, आपको इंडेक्स प्रॉपर्टीज के बारे में पूरा पता होना चाहिए सॉइल का। उसके बाद इंडेक्स प्रॉपर्टीज तो आपको सारी पता होनी चाहिए। उसके बाद जो सॉइल की और सारी प्रॉपर्टीज होती है, जैसे वॉइड रेशियो हो गया, वाटर कंटेंट हो गया, इंटर रिलेशनशिप्स हो गए, जो इंडेक्स प्रॉपर्टीज में बेसिकली आप इंटर रिलेशनशिप्स के बारे में पढ़ते हो, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो ये दो चीज भी स्टार्टिंग के अगर आप पता रखते हो ना, तो मैं मान के चल रहा हूं कि 1 से 2 क्वेश्चन तो आपके यहीं से बन जाएंगे। और जैसे इसमें आपका सेंसिटिविटी हो गया, श्रिंकेज हो गया, श्रिंकेज लिमिट हो गया, लिक्विड लिमिट हो गया, ये सारी चीजें भी अगर कम से कम आप पता रखोगे ना, तो मैं लिख के देता हूं, आपके मार्क्स तो बन जाएंगे। नेक्स्ट आपको एक और टॉपिक पढ़ना है, जो है होता है आपका क्या, सॉइल क्लासिफिकेशन। एक और टॉपिक आपको पढ़ना है जो होता है आपका क्या, सॉइल क्लासिफिकेशन। इस टॉपिक को तो बिल्कुल ही नहीं छोड़ना है, ये टॉपिक से भी एक क्वेश्चन है। अब इसके आगे बेसिकली आपका टॉपिक आ जाता है क्ले मिनरोलॉजी, तो कभी पूछ लेगा कभी नहीं पूछ लेगा। अब इसके आगे 2 इंपॉर्टेंट टॉपिक मैं आपको और बोलता हूं, इफेक्टिव स्ट्रेस थोड़ा बहुत पढ़िएगा और परमिएबिलिटी भी पढ़िएगा, क्योंकि इन दोनों से भी आपको क्वेश्चन वो दे देगा। तो इफेक्टिव स्ट्रेस, परमिएबिलिटी, और ये 2 अगर आप पढ़ लोगे ना, तो बहुत सारे जेई एग्जाम्स का आपका काम हो जाएगा। ये पढ़ लो। आप कंसोलिडेशन पढ़ लीजिए। तो फाउंडेशन, अभी सॉइल मैकेनिक्स की अगर मैं बात करूं, तो इतने टॉपिक्स तो आपको पता होने ही चाहिए। इतने टॉपिक्स तो बेसिकली अगर आपको पता है, तो जनरली मैं मान के चल रहा हूं इतने कम समय में अगर आप इतने टॉपिक भी पढ़ लेते हो, तो मोस्टली आपके बहुत सारे ऐसे सवाल होंगे जो एग्जाम में। अब देखो, मैं सारे अगर टॉपिक लिख दूंगा तो सिंपल सी कहानी है, तो आप बोलोगे सर आपने तो पूरा सॉइल लिख दिया। मैं बस यहाँ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की बात कर रहा हूँ जिससे वो क्वेश्चन बनाएगा। अगर इसमें मैं थोड़ा सा और डालूं तो मैं शेयर स्ट्रेंथ भी डालना चाहूंगा, क्योंकि पॉसिबिलिटी है कि यहां से भी आपको क्वेश्चन, तो आपको देखो, अब यहां पे ये मतलब नहीं है कि अगर मैंने इनको लिखा है तो आपको पूरा रटना है, आपको चीजें समझनी है। जैसे मुझे वॉइड रेशियो का फॉर्मूला पढ़ लेना है, उससे ज्यादा मुझे नहीं लेना देना है। मुझे इंटर रिलेशनशिप पढ़ लेनी है कि एस इज इक्वल टू डब्ल्यू जी होता है, ठीक है ना। बस एक आध कंडीशन क्या है, सॉइल क्लासिफिकेशन पढ़ लेना है कि आपका जी डब्ल्यू क्या होता है, जीपी क्या होता है, उसके बाद आपका एस डब्ल्यू क्या होता है, एसपी क्या होता है, सीएलएमएल क्या होता है, ये मुझे पता। इफेक्टिव स्ट्रेस और परमेबिलिटी मुझे पता होनी चाहिए। कंसोलिडेशन और शेयर स्ट्रेंथ मुझे, अगर इतना भी आपका, और इसमें मैं थोड़ा सीपेज भी जोड़ दूं, ये अगर आपको पता है तो आपका सॉइल में मैक्सिमम मार्क्स आप निकाल सकते हो। अभी रिसेंट एसएससी जेई की अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो, फाउंडेशन इंजीनियरिंग में आपको बियरिंग कैपेसिटी सारा पढ़ के जाना है। बियरिंग कैपेसिटी पहली बात। दूसरी चीज आपको पढ़ के जाना है कि डिफरेंस क्या होता है शैलो फाउंडेशन और डीप फाउंडेशन में, ये भी पूछेगा। डीप फाउंडेशन में आपको थोड़ा बहुत पाइल्स के बारे में जान लेना है कि पाइल फाउंडेशन क्या है, उसकी कैपेसिटी क्या होती है। तो ये चीज इतना आपको यहाँ पे इसके सॉइल में पढ़ना पड़ेगा। ये तो बात हो गई सॉइल की। सर आप दूसरी सब्जेक्ट की बात करेंगे। दूसरा सब्जेक्ट है मेरे पास इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग, वन ऑफ द फिर से मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट। तो इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग की अगर मैं बात करूं, तो यहां से सर मुझे क्या क्या पढ़ना चाहिए जरा बता दीजिए। तो मैं अक्सर बच्चों को बोलता हूं कि वाटर क्वालिटी पैरामीटर्स में जितने भी एक्सेप्टेबल और परमिसिबल लिमिट है, आपको ये तो पता ही होना चाहिए। एक्सेप्टेबल एंड परमिसिबल लिमिट्स अगर ये पता है, तो मैं एग्जाम में मान के चल सकता हूं कि आपके 1 से 2 क्वेश्चन तो बन जाएंगे, सारे के सारे एक्सेप्टेबल और परमिसिबल लिमिट्स। दूसरी चीज, सर ये तो मुझे पता है, ये मैं याद कर चुका हूं, सर कुछ और बताइए। दूसरी चीज, जितने भी आपके वाटर ट्रीटमेंट प्लांट के यूनिट्स है उसकी प्रॉपर्टीज, जैसे आपका वाटर ट्रीटमेंट प्लांट WTP के जो प्रॉपर्टीज है यूनिट्स के, जैसे डिटेंशन टाइम, डिस्चार्ज,
सरफेस लोडिंग रेट, या आपका रैपिड सैंड फिल्टर में जो आपका डिस्चार्ज है या आपका लोडिंग रेट है, तो डिटेंशन टाइम हो गया आपका, ये सारी चीजें तो आपको पता ही होनी चाहिए। तो मैंने आपको बहुत सारी चीजें बता भी दी है। तो डिटेंशन टाइम क्या होता है, अलग अलग सरफेस लोडिंग रेट क्या होती है, रैपिड सैंड फिल्टर की एफिशिएंसी क्या होती है, क्लोरीनेशन में रेसिडुअल क्लोरीन कितना होना चाहिए, कोएगुलेशन क्या होता है, टेम्पोरल मीन वेलोसिटी क्या होती है, तो ये सारी चीजें तो आपको यहाँ पे पता होनी ही चाहिए। तो मैं ये मान के चल सकता हूँ अगर इतना भी आप पता रखते हो। दूसरी चीज है कि पहला जो आपका टॉपिक है पॉपुलेशन, वहां से भी चांस है कि वो क्वेश्चन बना देता है। तो मैं भी बस ये भी लिख देता हूँ पॉपुलेशन फोरकास्टिंग। तो पॉपुलेशन फोरकास्टिंग, इससे भी आपको जनरली क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। तो इस चीज को भी आप लोग यहाँ पे ध्यान रख सकते हो, ठीक है ना। तो ये चीज भी आपको यहाँ पे पता होनी चाहिए। तो ये तीन चीजें इन्वायरमेंट का पार्ट 1 आपका कवर हो जाएगा। अब इसमें आपको पूरा पूरा प्रोसेस नहीं पढ़ना है कि सेडिमेंटेशन टैंक में इतना पानी आया, इतना गया, ये सारी चीजें नहीं। आपको बस उनकी प्रॉपर्टीज उठाइए कि ये प्रॉपर्टीज है, डिटेंशन टाइम ये है, इस पे डिपेंड करता है, इस पे डिपेंड नहीं करता है, खत्म। आप ये उठाइए, जैसे कोएगुलेशन इतना डिटेंशन टाइम होगा, ये होगा, उसकी साइज ये होगी, खत्म। आप रैपिड सैंड फिल्टर उठाए, स्लो सैंड, दोनों की एफिशिएंसी में क्या डिफरेंस है, दोनों का डिफरेंस क्या है, कहीं शॉर्ट नोट्स में लिखा है, उसको पढ़ लीजिए। आप उठाइए, मान लीजिए डिसइंफेक्शन, डिसइंफेक्शन कितने कितने टाइप्स के होते हैं, उसको खत्म। आप उठा लीजिए एक्टिवेटेड कार्बन का क्या काम है, तो ये हो गया। तो ये चीज अगर आप पढ़ोगे ना, तो मैं मान के चल रहा हूं कि 2 से 3 दिन में आप पूरे एनवायरनमेंट के इंपॉर्टेंट चीजें कंप्लीट कर लोगे। अब अगर मैं पार्ट 2 में आ जाऊं सर, तो सर पार्ट 2 का भी जरा बता दीजिए हमें, उसमें भी कंफ्यूजन रहती है। देखो पार्ट 2 में सबसे पहला फिर से क्वालिटी पैरामीटर जो होता है बीओडी सीओडी, ये 2 चीज तो आपको पता होनी चाहिए। अगर ये 2 चीज आपको पता है, आपका 80% काम फिर से हो जाएगा। ये 2 चीज अगर आपको पता है, तो मैं मान के चल रहा हूं बीओडी सीओडी फॉर्मूला आपको याद रखना है, और बीओडी सीओडी का मतलब क्या होता है ये मुझे याद रखना है। नेक्स्ट, सीवर से आपको बस डिजाइन ऑफ सीवर्स के कुछ प्रॉपर्टीज याद रखनी है कि सीवर्स क्या है, कौन सा सीवर हमारे लिए यूजफुल होगा, किस सीवर पे कितने डेप्थ पे रन करवाएंगे, किस सीवर में कितना, जैसे एक शेप सीवर में क्या डिफरेंस है, सर्कुलर सीवर किसके लिए यूज होता है। तो सीवर के बारे में आपको थोड़ा बहुत आइडिया होना चाहिए। तो इतना भी अगर आप याद रख लोगे, आपका काम चल जाएगा। सर सीवर हो गया, अब नेक्स्ट बताइए। तो सीवर अगर आपने कर लिया, तो वेस्ट वाटर क्वालिटी पैरामीटर्स या वेस्ट वाटर क्वालिटी ट्रीटमेंट जो होता है, वेस्ट वाटर का ट्रीटमेंट, उसमें से आप लोग बस याद रखिए फिर से प्रॉपर्टीज। जैसे ग्रिड चेंबर है, प्राइमरी सेडिमेंटेशन टैंक है, सेकेंडरी सेडिमेंटेशन टैंक है, क्या होता है, इसके अंदर एक्टिवेटेड स्लज प्रोसेस क्या होती है, ट्रिकलिंग फिल्टर क्या है, एक्टिवेटेड स्लज प्रोसेस कौन सा ग्रोथ सिस्टम पे डिपेंड है, ट्रिकलिंग फिल्टर कौन से ग्रोथ सिस्टम पे डिपेंड है, ये सारी चीजें वापस से आपको क्या होनी चाहिए, पता होनी चाहिए। ये इन चीजों के बारे में आपको बिल्कुल भी नॉलेज होना चाहिए, तब जाके कहीं पे आप आराम से इनको सॉल्व कर पाओगे। ये चीज आपने पढ़ ली। उसके बाद यहाँ पे मैं मान सकता हूँ बीओडी सीओडी आपने पढ़ी लिया है, सीवर आपने पढ़ी लिया है। उसके बाद मेन डिस्पोजल साइट्स पढ़ लीजिएगा थोड़ा बहुत, कि आप कहाँ पे डिस्पोज करोगे। तो डिस्पोजल साइट से भी क्वेश्चन अच्छे बना देता है। जैसे यूट्रोफिकेशन ऑफ लेक्स, आपके लेक्स कौन से स्टेज में होते हैं, तो इससे भी क्वेश्चन अच्छा बना देता है। तो डिस्पोजल साइट के बारे में आपको बिल्कुल भी पता होना चाहिए। तो अगर इतना पार्ट आप पढ़ लोगे ना, तो मैं ये मान के चल सकता हूं कि अगर इन्वायरमेंट से 6-7 क्वेश्चन आ रहे हैं, तो उसमें से आप 4-5 क्वेश्चन बना लोगे, ठीक है ना। उतना क्वेश्चन आपसे बन जाएगा। तो ये 2 सब्जेक्ट जो मोस्ट इंपॉर्टेंट थे, मैंने उसकी बात कर ली। आप बोलोगे सर और भी सब्जेक्ट्स के बारे में बताइए, यही 2 सब्जेक्ट थोड़ी ना है। तो मैं नेक्स्ट सब्जेक्ट अगर मैं ले लूं, तो मैं कॉस्ट एस्टिमेशन की आपसे बात कर लेता हूं। फिर से वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट सर, जहां से क्वेश्चन बनना फिक्स है। सर कॉस्ट एस्टिमेशन से क्या बनेगा, सबसे पहला आप रेट एनालिसिस पढ़ लीजिएगा सब चीज का। सर रेट एनालिसिस मतलब क्या, जैसे अगर मान लीजिए आपको बोल दिया कि मुझे 10 मीटर क्यूब ब्रिक वर्क करना है, उसमें कितने नंबर ऑफ ब्रिक्स लगेंगे। मान लीजिए अगर मुझे 10 मीटर क्यूब कॉन्क्रीटिंग करनी है, तो बताओ वॉल्यूम ऑफ सैंड क्या होगा या नंबर ऑफ बैग्स कितने होंगे, आपका एक बैग सीमेंट का वॉल्यूम कितना होता है। तो ये सारी चीजें तो आपको मोस्टली चांस है कि वो हर बार पूछता ही है। नेक्स्ट सर आप एस्टिमेट्स के बारे में पढ़ लीजिए। एस्टिमेट्स अगर आपको पता है, तो भी आपका 80% काम हो जाएगा। एस्टिमेट्स आपको पता होना चाहिए। एस्टिमेट्स आप क्या कीजिए, अब देखो बहुत डिटेल में आपको नहीं जाना, आपको डेफिनेशन याद रखना है कि प्रीलिमिनरी एस्टिमेट क्या होता है, रफ एस्टिमेट क्या होता है, डिटेल्ड एस्टिमेट क्या होता है। तो आपको डेफिनेशन बिल्कुल याद होनी चाहिए। सर हमें डेफिनेशन याद हो गया, अब क्या करें। अब ये जब पढ़ लोगे, तो कॉन्ट्रैक्ट्स एंड टेंडर्स को देख लीजिए कि कॉन्ट्रैक्ट्स एंड टेंडर्स क्या होते हैं, अलग अलग टाइप के कॉन्ट्रैक्ट्स क्या होते हैं, ईएमडी क्या होता है, सिक्योरिटी डिपॉजिट क्या होता है, ये भी देख लीजिए। सर ये भी हो गया। तो इसके बाद क्या करेंगे, तो लास्ट में आप यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट देख लीजिए कि आपका आरसीसी को किस में मेजर किया जाता है, आपका जो डीपीसी है वो किस में मेजर होता है, स्टील गेट्स किस में मेजर होते हैं, ब्रिक वर्क को कैसे निकालेंगे। तो ये सारी चीजें भी अगर आप देख लोगे, तो मैं लास्ट में लिख देता हूं क्या, मेजरमेंट्स। तो ये 3 टॉपिक भी अगर आप कर लोगे, तो मैं उम्मीद करके चल रहा हूं कि मैक्सिमम आप नंबर ऑफ मार्क्स निकाल सकते हो, ठीक है। ये हो गया। नेक्स्ट अगर मैं आपसे बात करूं, तो एक और सब्जेक्ट आ जाता है जहां पे आपका हाइड्रोलॉजी एंड इरिगेशन भी इंपॉर्टेंट निकल के आ जाता है, ठीक है ना। तो हाइड्रोलॉजी एंड इरिगेशन की भी मैं बात कर लेता हूं, ठीक है। तो हाइड्रोलॉजी एंड इरिगेशन की बात, इरिगेशन वन ऑफ द इंपॉर्टेंट टॉपिक से ध्यान रखिएगा, बच्चे गलती करते हैं, पढ़ते नहीं। इरिगेशन से सर क्या पढ़े, हाइड्रोलॉजी से क्या पढ़े, तो देखो प्रेसिपिटेशन। हाइड्रोलॉजी से एक क्वेश्चन वो हमेशा बनाता है, रेन गेज।
कितने टाइप के होते हैं, कौन से, किसको रिकॉर्डिंग बोलते हैं, किसको नॉन रिकॉर्डिंग बोलते हैं। तो ये रेन गेज तो आपको हमेशा पता होने चाहिए। जैसे एग्जांपल के लिए साइफन टाइप हो गया, फ्लोट टाइप, नेचुरल फ्लोट टाइप हो गया आपका, या वेइंग बकेट हो गया, या टिपिंग बकेट हो गया। तो ये सारे के सारे क्या है, रेन गेजेस हैं। इनके बारे में रिकॉर्डिंग कौन सा है, नॉन रिकॉर्डिंग कौन सा है, तो ये तो आपको मैक्सिमम पता होना ही चाहिए। सर ये तो पता कर लिए, आगे बोलिएगा। आगे देखो, ये चीज आपने पढ़ ली, तो एक चीज आप हमेशा पढ़ के जाइएगा, हाइड्रोग्राफ। फिर से एक छोटा सा क्वेश्चन बनाएगा, मैक्सिमम फ्लो पूछ ले, बेस फ्लो पूछ ले, पीक पूछ ले, जो भी चीज पूछ ले आप उसको वहां पे आंसर बता सकते हो। तो एक क्वेश्चन हाइड्रोग्राफ पे हमेशा फिक्स मान के चलिएगा। सर इरिगेशन में क्या पढ़े, इरिगेशन में भी आपके पास बहुत सारी चीजें, जैसे आप ये पढ़ के जाइए कि पहला मेथड्स ऑफ इरिगेशन क्या होता है। मेथड्स ऑफ इरिगेशन, ये चीज तो आपको पता होनी ही चाहिए कि मेथड्स, अलग अलग मेथड्स क्या क्या होते हैं इरिगेशन के, हम इरिगेशन करेंगे कैसे, जिसमें आपके फ्री फ्लडिंग हो गया, वाइल्ड फ्लडिंग, आपका फ्री फ्लडिंग या वाइल्ड फ्लडिंग, चेक फ्लडिंग हो गया आपका। तो ये सारे अलग अलग आपको मेथड देखने को मिलेंगे जहां से आप मैक्सिमम नंबर निकाल सकते हो। सेकंड चीज मैं हमेशा बच्चों को बोलता हूं, कैनाल बिल्कुल पढ़ के जाइए, कैनाल आपको पता होना चाहिए। दूसरी चीज इसके साथ वाटर रिक्वायरमेंट भी आपको पता होना चाहिए। वाटर रिक्वायरमेंट, एक प्लांट को कितना पानी रिक्वायर्ड है, ड्यूटी डेल्टा, सबसे वाटर रिक्वायरमेंट ऑफ क्रॉप, तो ड्यूटी डेल्टा के बीच में रिलेशन क्या होती है, ये चीज हमेशा आपको पता होना चाहिए। ड्यूटी डेल्टा क्या है, इनके बीच में ये रिलेटेड कैसे हैं, ग्रॉस कमांड एरिया क्या होता है, कल्चरेबल कमांड एरिया क्या होता है, ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। इसके साथ साथ आपको एक और चीज क्या पता होना चाहिए, जो सॉइल मॉइस्चर रिलेशनशिप, सॉइल मॉइस्चर रिलेशनशिप भी आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट हो गया सर आपको डैम्स। अब इन चीजों को देखो, बहुत डीप में आपको नहीं जाना है। अब मैं सॉइल मॉइस्चर रिलेशनशिप लिखा तो आपको ये पता होना चाहिए कि परमानेंट विल्टिंग पॉइंट क्या है, फील्ड कैपेसिटी क्या है, दोनों के बीच में डेप्थ कैसे निकालते हैं, इतना भी पता होगा, काम चल जाएगा। डैम्स, डैम्स में आपको ये पता करना है कि अलग अलग टाइप्स के डैम क्या होते हैं, ग्रेविटी डैम क्या होती है, बुटरेस डैम क्या होती है, आर्च डैम क्या होती है, डैम पे क्या क्या फोर्सेस लगेंगे, डैम कब ओवरटर्न करेगा, तो आपको ये पता होना चाहिए एईजी लेवल पे। हाँ, आप गेट ईएसई देने जा रहे हो तब आप डिटेल में जाओ कि सॉल्व इसको कैसे, क्योंकि एईजी लेवल पे आपको बस यही पूछेगा, ये है। और लास्ट में आप रिवर ट्रेनिंग वर्क भी पढ़ लीजिएगा, रिवर ट्रेनिंग वर्क भी थोड़ा बहुत यहाँ पे पूछा जाता है, ठीक है ना, रिवर ट्रेनिंग वर्क। तो ये चीज हो गई हाइड्रो इरिगेशन की बात, तो ये भी वन ऑफ द इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट मैं अपने सब्जेक्ट पे चलूं तो मेरे पास है आरसीसी, आरसीसी एंड प्री स्ट्रेस। सर आरसीसी प्री स्ट्रेस में क्या, सबसे पहले मैं बच्चों को रिकमेंड करता हूँ एसएससी जेई के लिए, अगर आप ये भी पढ़ के चले गए तो मैं मान सकता हूँ 80% क्वेश्चन तो आपके सॉल्व हो जाएंगे। कितना है आपका आईएस 456, आईएस 456, अगर आप कोडल प्रोविजन भी मैक्सिमम पढ़ लिए कि बीम के लिए क्या कोडल प्रोविजन है, आपका सिंगली रीइंफोर्स क्या होता है, डबली रीइंफोर्स क्या होता है, आपका कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ क्या होती है, कैरेक्टरिस्टिक लोड क्या होती है, आप किसको कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ मानोगे, आपका स्टैंडर्ड डिविएशन क्या होता है, एफसी के टारगेट मीन स्ट्रेंथ क्या है, अगर आप इतनी भी चीज पढ़ के जा रहे हो, और कोडल प्रोविजन में जैसे फुटिंग की थिकनेस इतने से कम नहीं होनी चाहिए, इतने से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, ये सारी चीजें भी अगर कम से कम आपको पता है तो मैं मान सकता हूं कि आपके मैक्सिमम मार्क आरसीसी से भी निकल सकते हैं। तो आरसीसी में मैं बच्चों को अक्सर बोलता हूं, बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, आप बस पहले 3 टॉपिक को पढ़िए, उसके बाद सारे के सारे कोडल प्रोविजन पढ़ जाइए। स्लैब कब होगा, फ्लैट स्लैब क्या होगा, कौन सा स्लैब कैसे होगा, तो आप पहले 3-4 टॉपिक तो पढ़ो, उसके बाद आप सारे कोडल प्रोविजन पढ़ जाओ, और लास्ट में अगर आपको टाइम मिले तो प्री स्ट्रेस को भी थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा। लास्ट में अगर आपको टाइम मिले तो थोड़ा सा प्री स्ट्रेस को भी पढ़ लीजिएगा, क्योंकि वहां से भी एक आध क्वेश्चन। तो अभी जिनके पास टाइम कम है, या जो अपकमिंग के लिए कर रहे हैं उनके लिए तो पूरा सिलेबस पढ़िए। अभी जिन बच्चों के पास टाइम कम है, मेरे सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग इतने टॉपिक अगर आप पढ़ के चले जाते हो तो मैं मान सकता हूं कि अगर इन सब्जेक्ट से 50 मार्क के वो क्वेश्चन बना रहा है तो आप 30 से 35 तो आप आराम से ले आओगे। 30 से 35 तो मैं आपको गारंटी देता हूं आराम से ले आओगे, अगर इतने टॉपिक आप थोड़ा ठीक से पढ़ लो। तो अब इन टॉपिक्स को पढ़ने के लिए क्या करना होगा सर, तो जैसे कि आप ईसीजी का बैच ज्वाइन कर सकते हो, वहां पे भी पढ़ाया जाएगा। अगर आप खुद से तैयारी कर रहे हो तो आपको अलग अलग सोर्सेज मिल जाएंगे, आप वहां से पढ़ सकते हो। बट यहाँ पे होगा क्या, आपको फैकल्टी एग्जैक्टली उतनी ही चीजें बताएंगे जितनी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो अगर यहाँ पे देखोगे तो आपका जो है अलग अलग नए नए बैचेस स्टार्ट हो रहे हैं आपके एसएससी जेई के लिए। आपका नया बैच है 29 अप्रैल, तो ये बेसिकली अगर इस साल के हैं बच्चे तो क्रैश कोर्स टाइप से है। अपकमिंग बच्चों के लिए भी ये बैचेस है, तो ये बैचेस कब स्टार्ट हो रहे हैं, तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। ये बैचेस आपका स्टार्ट हो रहा है 29 अप्रैल से बेसिकली, तो 29 अप्रैल 2024 से आपके नए बैचेस शुरू हो रहे हैं। ये बैचेस में आपको सारी चीज़ों की जानकारी दी जाएगी। आप अगर आपके मन में कोई भी डाउट है, आप हमसे कुछ डाउट पूछना चाहते हैं कि सर हम आपसे बात करना चाहते हैं, तो इसके लिए आप क्या कर सकते हो, इस टोल फ्री नंबर पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो, आपको सारी जानकारी दे दी जाएगी। और इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाइए, आप कमेंट कर सकते हो जो भी एईजेई इंडिया का किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम सिविल से रिलेटेड अगर आपके कुछ डाउट्स हैं तो वो डाउट्स आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके
आप वहां पे पूछ सकते हो, आपको रिप्लाई कर दिया जाएगा। तो डाउट्स के लिए हमें क्या करना है सर, हमें कमेंट सेक्शन में जाना है, अपने कमेंट्स को वहां पे हमें बताना है और अपना नाम के साथ कि सर मैं इस एग्जाम की तैयारी कर रहा हूं, मेरे ये डाउट है। आपका 1 दिन से 2 दिन के अंदर आपके सारे डाउट को वहां पे क्लियर कर दिया जाएगा या आपको कांटेक्ट कर लिया जाएगा आपके डाउट्स के रिगार्डिंग कि आपका क्या डाउट्स है। इससे कोई दिक्कत नहीं है कि आप कहां पढ़ रहे हो, क्या पढ़ रहे हो, आप अपने डाउट्स यहां पे पूछ सकते हो। ठीक है, आपके बैचेस स्टार्ट हो रहे हैं 29 अप्रैल 2024 से, किसके लिए, एसएससी जेई के लिए, स्टेट एई के लिए भी आपके बैचेस अलग अलग स्टार्ट हो रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हो एडमिशंस ओपन है एई कोर्सेज के लिए। मैंने अभी आपको बताया कि न्यू बैचेस 29 अप्रैल 2024 से स्टार्ट हो रहे हैं। सर अब फायदा क्या है हमारे लिए अभी इस बैच को ज्वाइन करने का? सबसे बड़ी बात, आपको प्री मेंस दोनों का बैच दिया जा रहा है। स्टार्टिंग में अभी आपका ऑफर है 3000 रुपीज आपको ऑफ मिलेगा। प्री मेंस आपके दोनों के बैचेस है यहाँ पे। स्टार्ट कब होगा सर? 29 अप्रैल 2024 को, जिसमें प्री मेंस सारी चीजें आपकी टेक नॉन टेक सारी चीजों की आपको यहाँ पे तैयारी कराई जाएगी। तो यहाँ पे जैसे कि मैंने आपको बताया कि अभी जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं रिसेंट के लिए, उनके लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट है, जो बच्चे आगे की तैयारी करना चाहते हैं उनके लिए यहाँ पे न्यू बैच स्टार्ट हो रहा है 29 अप्रैल 2024 से। तो आपके जो भी डाउट्स होंगे आप यहाँ पे हमें कमेंट करके बता सकते हो। आपके पास टोल फ्री नंबर है, बाकी मुझसे कांटेक्ट करने के लिए भी आपको यहां से कांटेक्ट कर लिया जाएगा, आप मुझसे भी बात कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे आपको यही इंफॉर्मेशन देना चाहता हूं कि अगर आप सिविल इंजीनियरिंग एस्पिरेंट्स हैं तो आप ईसीजी से जुड़िए, अपने उड़ान को एक लेवल और ऊपर ले जाइए और अपने जो भी गवर्नमेंट एई, गवर्नमेंट जेई या गेट ईएससी में जो भी गवर्नमेंट एग्जाम या एमटेक करना चाहता है उसके सपने को आप पूरा कर सकते हो। तो इसी के साथ आप इस वीडियो पे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो यहाँ पे मैं आपसे धन्यवाद लेना चाहूंगा। आई होप दिस इंफॉर्मेशन वॉज वेरी वेरी मच इंफॉर्मेटिव फॉर यू, कि आपको इससे कुछ अच्छी चीजें पता चली। और जो भी बच्चे अब तैयारी स्टार्ट कर रहे हैं वो हमें यहाँ पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। सो थैंक यू ऑल ऑफ यू, और हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियोस में।